सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंत राज शिक्षा का ग्रंथ में। तो हम पढ़ रहे हैं सिग्नलिंग पाथवेज और आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड का सिग्नलिंग पाथवे। बिल्कुल, अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा सिग्नलिंग पाथवे साइटोकाइनिन से। ऑब्वियसली अगर साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे है तो लाइगेन भी कौन रहेगा? साइटोकाइनिन। देखिए, रिसेप्टर होता है साइटोकाइनिन का CRE1, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स 1 इसका फुल फॉर्म है, जिसको एक मल्टीजीन फैमिली जो है वो एनकोड करती है। वहीं अगर हम रिसेप्टर कहें अराबिडोप्सिस में, तो अराबिडोप्सिस में रिसेप्टर होता है अराबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज। ठीक है, अब अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज 1, 2, 3 इस तरह से आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अरेबिडोप्सिस में जो रिसेप्टर हो गया वो है अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज। चाहे CRE1 है, चाहे हमारे पास अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज है, जो सब तरह के रिसेप्टर होंगे साइटोकाइनिन का, वो पोजेस करते हैं एक कंजर्व्ड एक्स्ट्रा सेलुलर चेज डोमेन which bind to cytokinin in a pH dependent manner। देखिए, चाहे CRE1 है या फिर अराबिडोप्सिस रिसेप्टर अराबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज है, दोनों में ही आपको एक कंजर्व्ड एक्स्ट्रा सेलुलर सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसको हम चेज डोमेन कहते हैं। जो हमारे पास साइटोकाइनिन होगा वो इसी चेज डोमेन के साथ बाइंड करेगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो अपना रोल प्ले करेगी वो है AHP, अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज प्रोटीन, और HPT। ओके, क्या होगा? हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज का काम होगा, मीडिएट करेगा ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट बिटवीन सेंसर काइनेज एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर। ठीक है, तो AHP और HPT जो है वो क्या करेगा? फॉस्फेट का ट्रांसफर करेगा सेंसर काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर के बीच में। सेंसर काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर, जब मैंने इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे कहा था, मैंने कहा था 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे। एग्जैक्टली मैं आपको समझा ही देती हूँ कि 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है। तो साइटोकाइनिन में जो हमें सिग्नलिंग देखने को मिलती है, साइटोकाइनिन का जो सिग्नलिंग रहता है वो हमें 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे की तरह ही देखने को मिलता है, और आप जानेंगे कि किस तरह से 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे होता है। इस 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे में ही आपको एक कंपोनेंट मिलेगा सेंसर काइनेज और दूसरा कंपोनेंट मिलता है रेस्पॉन्स रेगुलेटर। तो AHP जो है अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज प्रोटीन, और HPT वो मीडिएट करता है फॉस्फेट का ट्रांसफर सेंसर काइनेज और रिस्पॉन्स रेगुलेटर के बीच में। ठीक है, चलिए, साइटोकाइनिन जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो परसीव करता है, मतलब अपना जो सिग्नलिंग जो देगा वो, ठीक है, वो किसके थ्रू देगा? 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू। ARR क्या है? ARR है अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स। ठीक है, ARR क्या हो गया? अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर। जब सिग्नलिंग बतानी होती है तो सिग्नलिंग से जस्ट पहले मैं आपको पूरा जितना भी टर्मिनोलॉजी क्या जो कंपोनेंट्स उस सिग्नलिंग में यूज होने वाले होते हैं वो सारा आपको पहले बताया जाता है, ताकि जब आप सिग्नलिंग पढ़ें तो आपको हर एक नाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना स्ट्रेट सीधा सिंपल तरीके से बता सकूँ उतना स्ट्रेट सिंपल तरीके से बता पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ आपकी हेल्प के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आपको बताना है, मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, तो चलिए, ARR आप समझ गए कि ARR क्या होता है? ARR होता है अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स। तो अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स की 2 क्लासेस होती हैं, एक टाइप A, एक टाइप B। देखिए, टाइप A जो है इनमें सिर्फ और सिर्फ रिसीवर डोमेन होता है।
ठीक है। और जो टाइप ए जो हमारे पास जीन है, अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, ये क्या हो जाता है, टाइप ए जीन इज इंक्रीज विद इन 10 मिनट्स इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड साइटोकाइनिन, ठीक है। जो हमारे पास टाइप ए अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स की हमारे पास टाइप ए अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स जीन्स होंगी, मतलब टाइप ए जीन्स होंगी, ठीक है, उनका रिस्पॉन्स साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन के बाद 10 मिनट में बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ऐसा ही एक जीन टाइप ए जीन है हमारे पास ARR5, जो कि मेनली प्राइमरली कहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम में एक्सप्रेस होता है, शूट और रूट दोनों के ही, है ना। और किसमें रोल प्ले करता है, सेल की प्रोलिफ्रेशन में, अ की एस्पेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन एक्शन। सेल प्रोलिफ्रेशन जो है वो साइटोकाइनिन का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, उसके काम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो टाइप ए जो हमारे पास अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं, उनमें सिर्फ रिसीवर डोमेन है, और वो जीन जो अंडर द कंट्रोल ऑफ अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं, मतलब टाइप ए जीन, उनका एक्सप्रेशन साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन के बाद 10 मिनट में ही बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और ARR5 जो है एक ऐसा ही जीन है जिसका रिस्पॉन्स इमीडिएटली इंक्रीज हो जाता है। और ARR5 जो है वो एपिकल मेरिस्टेम में एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम हो। और ARR5 जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफ्रेशन, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप बी। टाइप बी जो है उसमें रिसीवर डोमेन भी होता है और सी टर्मिनल रीजन भी होता है। टाइप ए अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स में सिर्फ और सिर्फ रिसीवर डोमेन रहेगा, और जो टाइप बी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं, अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं, उनमें रिसीवर डोमेन के साथ एक सी टर्मिनल रीजन भी होता है। ये जो सी टर्मिनल रीजन होता है, इसके पास होता है DNA बाइंडिंग डोमेन और एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर डोमेन, ओके। ये जो टाइप बी हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स जो हैं, ये साइटोकाइनिन सिग्नलिंग के पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। तो चलिए, हमने जान लिया कि साइटोकाइनिन का कौन सा है, उसका रिसेप्टर कौन सा है, CRE1, और आपके पास अरेबिडोप्सिस में क्या है, AHQ1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर्स का क्या काम है ये भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड बी। अगेन रिवाइज कर लीजिए कि टाइप ए में सिर्फ और सिर्फ रिसीवर डोमेन है, टाइप बी में जो है वो रिसीवर डोमेन के साथ साथ सी टर्मिनल डोमेन भी है, और ये सी टर्मिनल डोमेन ही है जो अलाउ करता है किसका, DNA के साथ बाइंडिंग को, और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर डोमेन, मतलब सी टर्मिनल डोमेन में सी टर्मिनल जो रीजन है, टाइप बी में जो सी टर्मिनल रीजन है, उसमें फर्दर DNA बाइंडिंग डोमेन भी है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर डोमेन भी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, पहले ही समझ लेते हैं कि 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे एग्जैक्टली क्या हुआ। तो 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे में देखिए, ये है आपका सिंपल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें आपके पास एक है सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज, दूसरा है रेस्पॉन्स रेगुलेटर। हमने कहा था सेंसर काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर। तो ये आपके पास पहले सिंपल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम है। देखिए, इनपुट से यहाँ पे जो भी है सिग्नल आएगा, ठीक। फिर इसके ट्रांसमीटर और सेंसर का रिसीवर डोमेन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसमीटर बोल लीजिए और सेंसर का रिसीवर बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो इनपुट सिग्नल आएगा, ठीक है। फिर फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा हिस्टिडाइन काइनेज का, विच इज प्रेजेंट इन द ट्रांसमीटर ऑफ सेंसर डोमेन, ठीक है, सेंसर काइनेज डोमेन, ठीक। तो सेंसर डोमेन जो है, सेंसर डोमेन में जो ट्रांसमीटर, और इसको हम सेंसर का रिसीवर भी कहते हैं, यहाँ पे हिस्टिडाइन है, और ये हिस्टिडाइन काइनेज ऑटो फॉस्फोराइलेट हो जाता है जब इनपुट पे सिग्नल आएगा, ठीक है। फिर रेस्पॉन्स रेगुलेटर पे क्या होगा, रेस्पॉन्स रेगुलेटर में भी रिसीवर है और आउटपुट है, ठीक है, या इफेक्टर बोल सकते हैं आप आउटपुट को। अब हिस्टिडाइन काइनेज पे जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है, वो फॉस्फेट जो है वो रिस्पॉन्स रेगुलेटर के रिसीवर डोमेन पे आता है, और इसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद जो है
वो इफेक्टर जो है, आउटपुट जो यहाँ पे आपको एक डोमेन दिखाई दे रहा है, वो अपना सिग्नल देगा इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हुआ टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे। अब देखिए फॉस्फोरिलेट टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे में क्या है, ये जब हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो मेनली ये वाला पाथवे हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हाइब्रिड सेंसर हिस्टीडीन काइनेज है। हाइब्रिड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एक एस्पार्टिक एसिड भी है जो पहले सिर्फ रिसीवर डोमेन में था, रिस्पॉन्स रेगुलेटर में था, सेंसर काइनेज में आपको नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरिलेट टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम है, यहाँ आपको जो सेंसर डोमेन है, सेंसर रीजन है, वो आपको हाइब्रिड सेंसर हिस्टीडीन काइनेज देखने को मिलता है। ये इनपुट है, इनपुट से पहले फॉस्फोराइलेशन होगा हाइब्रिड सेंसर हिस्टीडीन काइनेज के कहाँ पे, हिस्टीडीन वाले हिस्से पे फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद ये फॉस्फोराइलेट करेगा एस्पार्टेट वाले हिस्से को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के बाद आएगा एक अराबिडोप्सिस हिस्टीडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, यहाँ पे प्रोटीन आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से आ गया प्रोटीन, इसमें भी हिस्टीडीन है। यहाँ जो एस्पार्टेट है, इससे ये वाले प्रोटीन के हिस्टीडीन पे फॉस्फोराइलेशन होगी और इसके फॉस्फोराइलेशन से ये प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास होगा। और हिस्टीडीन काइनेज जो है, ये वाला जो हिस्टीडीन है फॉस्फोराइलेटेड, ये फॉस्फेट का ट्रांसफर कर देगा अब कहाँ पे, रिस्पॉन्स रेगुलेटर के एस्पार्टेट रेजिड्यू पे। क्लियर। अब आपको टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे समझ आ गया। चलिए, अगर नहीं भी समझ आया होगा तो आगे हम जब सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो सिग्नलिंग के दौरान आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ आ गया कि दो कंपोनेंट है, एक सेंसर है, एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। सेंसर में इनपुट जो है वो सेंस करेगा, तो ट्रांसमीटर या रिसीवर जो है सेंसर का, उसमें क्या हो रहा है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट जो है वो कहाँ पे चला जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाएगा रिसीवर जो है वो यहाँ से ले लेगा, रिस्पॉन्स का जो रिसीवर डोमेन है वो ट्रांसमीटर से ले लेगा फॉस्फेट, और बदले में आउटपुट से जो है फिर वो आउटपुट मतलब ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये फॉस्फोरिलेट टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम है। दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको HPT या AHP जो है वो देखने को मिल रहा है, जो रेगुलेट करेगा ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप अलॉन्ग विद दिस सेंसर हिस्टीडीन काइनेज जो है वो हाइब्रिड है फॉस्फोरिलेट टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम में। हाइब्रिड सेंसर हिस्टीडीन काइनेज में आपको हिस्टीडीन के साथ एस्पार्टेट रेजिड्यू भी मिल रहा है। जैसे ही इनपुट आता है, मतलब साइटोकाइनिन आता है, हिस्टीडीन जो है वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन शो करेगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद उसका वो फॉस्फोराइलेट करेगा एस्पार्टेट को, वहाँ से फिर AHP के पास फॉस्फेट ग्रुप जाएगा, जो फॉस्फेट ग्रुप के आते ही एक्टिवेट होता है, न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस में जाने के बाद जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होगा उसके एस्पार्टेट रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है। चलिए, आपको इतना समझ आ गया। चलिए, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि होता क्या क्या है, ठीक है। अब ये हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ दिखाई देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा है आपके पास रिसेप्टर। क्या है ये आपके पास, रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर कौन सा है, देखिए CRE1 हो सकता है, अराबिडोप्सिस का हिस्टीडीन काइनेज 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब रिसेप्टर में हमने एक मेन बात पढ़ी थी, कौन सा क्या पढ़ा था हमने रिसेप्टर में, कि रिसेप्टर में एक चेज डोमेन होता है और साइटोकाइनिन जो है वो उसी चेज डोमेन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। याद रखिएगा, रिसेप्टर ऐसे मोनोमर के फॉर्म में होता है, यहाँ रिसेप्टर जो है वो डाइमर के फॉर्म में काम करेगा। ये पूरा यहाँ इमेज नहीं है, आधा आधा मैंने बांट दिया है, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने आधा आधा बांट दिया है, जुगाड़ लगाना पड़ता है हर चीज़ का, ठीक है। तो देखिए, साइटोकाइनिन आया, ये है चेज डोमेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे है चेज डोमेन। चेज डोमेन के साथ बाइंड किया साइटोकाइनिन। जैसे साइटोकाइनिन बाइंड करेगा, जो हमारे पास ये डोमेन है हिस्टीडीन काइनेज, ये हमारा पूरा क्या है बताइए,
सेंसर है। सेंसर कौन सा है? हाइब्रिड हिस्टिडीन काइनेज सेंसर है, जिसमें हिस्टिडीन काइनेज भी है और रिसीवर डोमेन भी है। तो देखिए, जैसे ही साइटोकाइनिन चेज डोमेन पे आया, वैसे ही एटीपी से फॉस्फेट लेके हिस्टिडीन काइनेज पे क्या हो गया? ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ऑटो फॉस्फोराइलेशन। देखिए, फिर उसके बाद फॉस्फोराइलेशन हुआ एस्पार्टेट डोमेन का। ठीक है, एस्पार्टेट डोमेन का बाद क्या हुआ? कहाँ चला गया? थर्ड स्टेप में क्या हो गया? थर्ड स्टेप में फॉस्फेट जो है वो कहाँ पे चला गया? ये चला गया AHP या HPT प्रोटीन पे। इतना क्लियर हो गया? चलिए बताइए, सबसे पहले साइटोकाइनिन आके कहाँ बाइंड करता है? रिसेप्टर के चेज डोमेन में, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में होता है। उसके बाद क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टिडीन। ओके, हिस्टिडीन की ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद एस्पार्टेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ। एस्पार्टेट की फॉस्फोराइलेशन के बाद फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ चला जाएगा? AHP के जो कंजर्व्ड हिस्टिडीन है वहां पे चला जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो AHP का फॉस्फोराइलेशन हुआ, उसकी वजह से AHP प्रोटीन जो है वो कहाँ पहुंच गई? न्यूक्लियस में पहुंच गई। न्यूक्लियस में आने के बाद AHP ने क्या किया? जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको किसके पास दे दिया? जो हमारा रेगुलेटर, रिस्पॉन्स रेगुलेटर था, उसके रिसीवर डोमेन में दे दिया। रिसीवर डोमेन में एस्पार्टेट रेजिड्यू पे दे दिया। ठीक है, तो ये एस्पार्टेट रेजिड्यू पे दे दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखिए, अब होगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ किसका? टाइप बी अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स। ठीक है, अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स जो हैं वो आउटपुट डोमेन का काम स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? वो आउटपुट डोमेन का काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, उसके साथ ही टाइप बी जो हमारे पास अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं, वो टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स की ट्रांसक्रिप्शन को भी क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स जो हैं वो उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या करेंगे? वो एक्टिवेट हो जाएंगे और टाइप ए जो आपके पास जीन्स होंगी उनका क्या हो जाएगा? उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए कि क्या हुआ। फिर से टाइप बी का जब फॉस्फोराइलेशन हुआ, ओके, तो टाइप बी अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स ने एक्टिवेट किया आउटपुट डोमेन को, ताकि इंड्यूस किया जा सके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स एनकोडिंग टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है टाइप बी ARR जो है वो टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स के जीन को भी एनकोड कर सकता है। उसके साथ ही अदर इफेक्टर्स को भी ये क्या करेगा? एक्टिवेट करके साइटोकाइनिन के कुछ रिस्पॉन्सेस में भी कुछ रिस्पॉन्सेस को भी करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, टाइप बी ने ये दो काम कर दिए। अब टाइप ए का क्या काम है? टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स जो हैं वो फॉस्फोराइलेट होंगे। वो देखिए, वो AHP प्रोटीन से भी फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं। ठीक है, ये किससे फॉस्फोराइलेट होंगे? ये AHP प्रोटीन से फॉस्फोराइलेट होंगे। और टाइप ए जो अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं उनको एनकोड, देखिए ये कहाँ से बने हैं? टाइप बी अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स ने ही उन जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाया है जो टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स को बनाती हैं। और इन टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर का फॉस्फोराइलेशन यही AHP प्रोटीन जो है वो करवा देगी। और इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद जो फॉस्फोराइलेटेड टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं वो वेरियस इफेक्टर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करेंगे और जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको करवाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले जो है चेज डोमेन पे, देखिए सबसे यहाँ से ही शुरू करते हैं, हम पिछले से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले चेज डोमेन पे साइटोकाइनिन आया। साइटोकाइनिन आया तो जो हमारे पास सेंसर है, सेंसर के
रिसेप्टर में ही, ये देखिए क्या है, रिसेप्टर के साथ ही सेंसर जो है वो रिसेप्टर में ही है, ठीक है। तो देखिए सेंसर में क्या है, हिस्टिडीन काइनेज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, हिस्टिडीन काइनेज के ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद और सेंसर में जो एस्पार्टेट है उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ। आफ्टर दैट जो हमारे पास AHP प्रोटीन है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन के बाद AHP प्रोटीन न्यूक्लियस में आ गया। न्यूक्लियस में आने के बाद AHP प्रोटीन ने जो हमारा रेगुलेटर, जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, उसके रिसीवर डोमेन में जो हिस्टिडीन रेजिड्यू है, एस्पार्टेट रेजिड्यू है, उसको फॉस्फोराइलेट किया। इसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद जो है जो क्या हो जाएगा, टाइप बी हमारे पास जो रैबिडोसिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं वो फॉस्फोराइलेट होंगे। वो फॉस्फोराइलेशन से आउटपुट डोमेन जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। आउटपुट डोमेन जो है वो अगर एक्टिवेट हुआ तो ये आउटपुट डोमेन जो है रिजल्ट करेगा फिर टाइप बी रैबिडोसिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स इंड्यूस्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन्स, ठीक है। मतलब टाइप बी ARR की वजह से आउटपुट डोमेन जो है एक्टिवेट हुआ और उसकी वजह से जो है वो जीन्स जो अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर, टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स को बनाती हैं, उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा और टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। उसके साथ टाइप बी जो है बाकी के कुछ साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सेस भी कर सकता है। मतलब हमारे पास दो, हमने कहा था कि इसमें एक रिसीवर डोमेन होता है जो चलिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स करा दे, दूसरा इसमें DNA बाइंडिंग डोमेन भी होता है, ठीक है। तो वो DNA बाइंडिंग डोमेन जो है वो क्या करवाएगा, वो टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स को बना के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो देखिए ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, बन गया mRNA, और ये हो गई mRNA से फिर ये बन गया टाइप ए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स। इनका फॉस्फोराइलेशन भी जो है वो AHP प्रोटीन कर सकती है। अब टाइप ए ARR जब फॉस्फोराइलेट हुए तो ये भी वेरियस रिस्पॉन्सेस जो हैं वो आगे देंगे जो साइटोकाइनिन की वजह से होते हैं। तो ये था आपके पास साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे। अब आगे हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड का सिग्नलिंग पाथवे। एब्सिसिक एसिड में जो लाइगेंड होता है ऑब्वियसली एब्सिसिक एसिड होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर जो होता है पायरोबैक्टिन बोल लीजिए आप, ठीक है, पायरोबैक्टिन या पायरोबैक्टिन लाइक रिसेप्टर, ठीक है। तो ABA बाइंड करने वाला है पायरोबैक्टिन के साथ या पायरोबैक्टिन पायराबैक्टिन, पायरो होगा यहाँ पे, पायराबैक्टिन लाइक रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। अब जो रेगुलेटरी, देखिए क्या मैंने सब जगह पे पायराबैक्टिन किया है, ठीक है। चलिए तो आपके पास जो RCAR है, ठीक, RCAR क्या है, रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर, ठीक। तो PYR या PYL जो है वो है रिसेप्टर ऑफ एब्सिसिक एसिड। इनमें एक रेगुलेटरी कंपोनेंट होता है एब्सिसिक एसिड, इनमें क्या होता है, एक रेगुलेटरी कंपोनेंट होता है। तो RCAR क्या होगा, रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर। पायरोबैक्टिन जो है वो एक्टिवेट होगा जब एब्सिसिक एसिड इस रेगुलेटरी कंपोनेंट के साथ बाइंड करेगा, समझ गए। PYR विल बी एक्टिवेटेड जब जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड आएगा और वो रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ ABA रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। PYR में, पायरोबैक्टिन में आपको एक RCAR देखने को मिलता है, रेगुलेटरी कंपोनेंट देखने को मिलता है। उस रेगुलेटरी कंपोनेंट के साथ एब्सिसिक एसिड बाइंड करेगा और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास PYR एक्टिवेट होगा। फिर आप एक पढ़ेंगे PP2C, प्रोटीन फॉस्फेटेज टाइप 2C, मतलब टाइप 2C प्रोटीन फॉस्फेटेज, ठीक है। PP2C क्या हो गया, टाइप 2C प्रोटीन फॉस्फेटेज। SNRK2, SNF1 रिलेटेड काइनेज, ठीक है। AREB, ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स। SLAC1,
स्लो एनायन चैनल एसोसिएटेड 1 जो रेगुलेट करेंगे एनायन चैनल को, कैट 1 जो है वो रेगुलेट करेगा पोटाशियम आयन चैनल्स को, ठीक है। तो पोटाशियम आयन एसोसिएटेड चैनल आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। तो कैट 1 जो है वो रेगुलेट करेगा पोटाशियम आयन को, पोटाशियम आयन का ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हैं आप। तो पोटाशियम आयन का ट्रांसपोर्ट कैट 1 करेगा, एनायन को जो आगे रेगुलेट करना है वो SLAC1 SLAC1 स्लो एनायन चैनल एसोसिएटेड 1। AREB क्या हो गया, ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। SNRK2 क्या हो गया, SNF1 रिलेटेड काइनेज 2। MPP2C टाइप 2C प्रोटीन फॉस्फेटेज। ओके, एब्सिसिक एसिड का जो रिसेप्टर है पायरोबैक्टीन, उसमें क्या होता है, रेगुलेटरी कंपोनेंट होता है। उसी रेगुलेटरी कंपोनेंट के साथ ऑक्सिन बाइंड करता है और हमें देखने को मिलता है एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। चलिए आप समझते हैं ABA का एग्जैक्टली सिग्नलिंग पाथवे कैसे होगा। देखिए, जब ABA नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ABA नहीं है तो जो आपके पास पायरोबैक्टीन है, इसका रिसेप्टर है, ये क्या करता है, ये यहाँ से काम नहीं कर पाता सही से, ठीक, ये बंद रहेगा। PP2C जो है वो क्या करेगा, वो SNRK2 से उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है, उस फॉस्फेट होगा उसको हटा देगा, ठीक है। अब इससे फॉस्फेट को हटा दिया तो अब ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है। SNRK2 पहले एक्टिवेटेड होता है, लेकिन इसके फॉस्फेट को अगर हटा दिया जाए, जो PP2C का काम होगा, तो PP2C जो है वो इसको फॉस्फेट को हटा देगा, क्योंकि आपको पता है ये एक फॉस्फेटेज है, तो ये फॉस्फेट को हटा देगा। डाइफॉस्फेट यूजुअली यहाँ रहता है, ठीक है। तो उसके बाद SNRK2 जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इन जनरल SNRK2 जो था वो एक्टिवेटेड था, लेकिन रिसेप्टर जो था यहाँ बाइंड, रिसेप्टर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये PP2C के साथ नहीं बाइंड करेगा। तो PP2C जो है वो आराम से SNRK2 के जो फॉस्फेट है उसको हटा देगा। नो SNRK2 सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, नो ABA रिस्पॉन्स। अगर SNRK2 का फॉस्फोराइलेशन नहीं है, ABA रिस्पॉन्स नहीं होगा। ABA की प्रेजेंस में क्या होगा, एब्सिसिक एसिड आ गया, PYR के साथ जुड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद PYR के साथ जुड़ने के बाद PP2C जो है वो रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। PP2C एक रिप्रेशर है। क्या है, PP2C एक रिप्रेशर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब जब PP2C जो है वो उसका रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ABA ही इसको पहचानने वाला था, ABA ने इसको पहचाना, PYR के साथ ये जुड़ गया, तो अब ये यहाँ SNRK2 पे जो फॉस्फोराइलेशन है उसको नहीं हटा सकता है। तो अब क्योंकि SNRK2 जो है वो फॉस्फोराइलेटेड है, ठीक, तो अब डिफरेंट जीन्स पे आगे फॉस्फोराइलेशन होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो है फॉस्फोराइलेशन होगा, प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होगा। देखिए, कैट 1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, SLAC1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, बाकी AREB का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स का फॉस्फोराइलेशन हुआ। अब कैट 1 और SLAC1 जो है ये होंगे मेनली आयन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल और रोल प्ले करेंगे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में, और बाकी के जो ये जैसे ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, है ना, ये बाइंड करेंगी किसके साथ, ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के साथ, और होगा जीन का एक्सप्रेशन। जो भी मतलब एब्सिसिक एसिड का काम है वो काम हो जाएगा, ठीक है, समझ के आप। एब्सिसिक एसिड की एब्सेंस में जो पायरोलैक्टिन है, पायरोलैक्टिन लाइक जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएंगे, ये प्रोटीन फॉस्फेटेज जो है इसको पहचान नहीं पाएगा। प्रोटीन फॉस्फेटेज आराम से SNRK2 का डिफॉस्फोराइलेशन कर देगा। डिफॉस्फोराइलेटेड SNRK2 जो है वो काम नहीं कर पाता, ABA का रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब ऑक्सिन है तो वो क्या करेगा, ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है रिसेप्टर का उसके साथ बाइंड करेगा, तो PYR जो है पायरोबैक्टीन जो है वो एक्टिवेट होगा। फिर ये पहचान पाएंगे PP2C को, फॉस्फेटेज का रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, SNRK2 फ्री है, इसका फॉस्फोराइलेशन रहेगा और ये एक्टिवेटेड रहेगा। आगे डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उनको फॉस्फोराइलेट करेगा और ये प्रोटीन्स अपना अपना रिस्पेक्टिव काम करेंगे।
जैसे जो काम है एब्सिसिक एसिड का स्टोमेटल क्लोजर का, वो करवाया जाएगा कैट एंड स्लैक 1 द्वारा, और बाकी के जो रिस्पॉन्सेस हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एबीए रेगुलेटेड स्टोमेटल क्लोजर जो है वो कैसे होता है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये एबीए आया, अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ गया, अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद जितना भी जो पहले बताया वो सारा एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, वो एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, ठीक है, वो एक्टिवेशन होने के बाद ये आपको यहाँ थर्ड स्टेप दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, तो हम स्टेप्स के साथ चलेंगे। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के रिसेप्टर के आने के बाद जो हमारे पास कैट और स्लैक जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट हो चुकी हैं और वो अपना अपना काम करेंगी। ठीक है, आगे इसमें जो भी काम है वो कैट और स्लैक प्रोटीन्स द्वारा हो रहा है। फिर क्या होगा, जो आपके पास क्या देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, जो आपके पास एब्सिसिक एसिड का बाइंडिंग हुआ उसकी वजह से इंड्यूस होगा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। किसका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो क्या करेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैल्शियम आयन चैनल्स को एक्टिवेट कर देंगी। क्लियर, पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, पहले स्टेप में इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, एब्सिसिक एसिड बाइंड किया, जो पीछे हमने सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा वो पूरा होगा। उसके बाद कैट और स्लैक जो है वो फॉस्फोराइलेट होंगे और वो अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, स्टोमेटा में क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है उनका फॉर्मेशन होगा, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की फॉर्मेशन की, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, और भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं। फिर उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहां देखिए थर्ड स्टेप में एब्सिसिक एसिड जो है वो साइक्लिक एडीपी राइबोस, यह है साइक्लिक एडीपी राइबोस, और आपके पास IP3 इनका क्या कर देता है, इनको इंक्रीज कर देता है, इनके लेवल को इंक्रीज कर देता है। इसके ये क्या करते हैं, अब ये भी क्या करते हैं, और कैल्शियम आयन चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये वैक्यूल है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है टोनोप्लास्ट, तो ये क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये कैल्शियम आयन चैनल को, टोनोप्लास्ट में जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, सब तरफ से कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, और ज्यादा क्या होता है, जैसे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम जो हो रहा है, ठीक, उसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसका ऑसिलेशंस जो है वो शुरू हो जाती हैं, और उन ऑसिलेशंस की वजह से वैक्यूल से फर्दर कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर पूरा कैल्शियम जो है वो बढ़ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम के बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, आपके पास पोटेशियम चैनल जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। पूरा कैल्शियम बढ़ गया, पोटेशियम चैनल जो है वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, अंदर नहीं आ रहा है पोटेशियम, क्या हो रहा है, पोटेशियम जो है वो अंदर नहीं आ रहा है। ठीक, बट कैल्शियम के बढ़ने से पोटेशियम का इधर ब्लॉक हो गया, और क्लोराइड आयन जो है उनका ओपनिंग हो गया, मतलब वो वहां से क्लोराइड अब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से अब देखिए पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा, क्लोराइड बाहर जा रहा है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके साथ ही जो प्रोटॉन पंप होगा, ठीक है, डीपोलराइजेशन जो होगा आपका, ठीक, क्या होगा, प्रोटॉन पंप जो होगा मेम्ब्रेन पे, प्रोटॉन पंप होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। किसकी वजह से, कैल्शियम आयन जो इंक्रीज किया है ना, कैल्शियम आयन इंक्रीज किया है, और पीएच भी जो है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटॉन पंप जो है बंद हो जाएगा, और फर्दर डीपोलराइजेशन और होगी। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन की वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, पोटेशियम अंदर आना पहले ही बंद हो चुका है, और अब ये बाहर जाएगा। इस पूरी डीपोलराइजेशन की वजह से पोटेशियम चैनल जो हैं वो खुल जाएंगे, पोटेशियम आउट चैनल खुलेंगे। ठीक है, अब पोटेशियम आयंस जो हैं बाहर जाएंगे, क्लोराइड आयन पहले ही बाहर जा रहे हैं, फिर आपके पोटेशियम आयन अंदर नहीं आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी अंदर
अब क्या हो रहा है, वो भी बंद हो चुका है उसका आना भी, ठीक। तो ओवरऑल जो आपका सेल होता है उसमें टर्गर प्रेशर कम, अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर तभी बनता है जब सेल में सॉल्यूट होते हैं। जब सेल में सॉल्यूट कम हो रही है, टर्गर प्रेशर कम हो रहा है, टर्गर प्रेशर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपके पास बताइए मैम, सॉल्यूट के कम होने से टर्गर प्रेशर कैसे कम हो गया? एक्चुअली सॉल्यूट के कम होने से ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। टर्गर प्रेशर कम हो गया तो स्टोमेटा का जो टर्जरिटी होता है वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। अब वो नहीं रहेगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ओके, एक बार और सिंप्लीफाइड तरीके से जानना चाहते हैं तो चलिए समझा देती हूँ। एब्सिसिक एसिड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, दोनों तरफ देख लीजिए, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया, ठीक है। अब जो हमारे पास कैट और स्लैक जीन्स है वो अपना आयन इनफ्लक्स का काम शुरू करेंगी, ठीक है। वो उसके साथ ही क्या, इसके बाइंडिंग के साथ ही क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन चैनल्स का और एक्टिवेशन कर देंगी, कैल्शियम इन चैनल्स का। तो कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आएगा, बहुत सारा कैल्शियम आयन हो जाएगा। उसके साथ ही एक और जो एब्सिसिक एसिड का बाइंडिंग है वो एडीपी राइबोज को भी एक्टिवेट करता है, IP3 को भी एक्टिवेट करता है, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वैक्यूल पे जो कैल्शियम, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, उस पे जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। वैक्यूल से फर्दर कैल्शियम आयन रिलीज होता है। ओवरऑल कैल्शियम आयन बढ़ रहा है, कैल्शियम आयन का इंट्रासेलुलर ऑसिलेशंस जो है इंक्रीज हो रही हैं, तो वैक्यूल से और ज्यादा कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होने लगते हैं। कैल्शियम आयन के इंक्रीज की वजह से क्या होता है, एक तो पोटेशियम आयन चैनल, पोटेशियम इन चैनल बंद हो जाएंगे, दूसरा पीएच भी इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन पंप जो होगा वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेशियम आयन चैनल बंद हुए तो क्लोराइड आयन चैनल, क्लोराइड आउट चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्लोराइड आयन बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन पंप बंद हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन की वजह से जो है पोटेशियम आयन जो है, पोटेशियम आउट चैनल जो है वो ओपन होते हैं, पोटेशियम जो है वो बाहर जाएगा। अल्टीमेटली ये पोटेशियम और क्लोराइड आयन वैक्यूल से ही बाहर निकल रहे हैं, देख लीजिए, पहले ये वैक्यूल से बाहर आते हैं, उसके बाद ये सेल की मेम्ब्रेन से भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो आपके आयंस हैं, सॉल्यूट है, वो बाहर निकल रहा है बहुत सारा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है तो टर्गर प्रेशर कम हो गया और स्टोमेटा का जो है वो क्लोजर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सिन, सॉरी आपका आपका एब्सिसिक एसिड और जो आपने दूसरा साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ नहीं आएगा जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी समझा सकती हूँ। अगर आप गुरु मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे हैं वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, वहां पे भी समझा दिया जाएगा। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे अपना CSIR का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सामने ही आपके पास डिटेल्स हैं कोर्सेज की कि कितना आपको पे करना है। 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हैं मैम का कोड नेहा, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और चलिए ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।